एक तरफ प्रधानमंत्री अपनी जातियां गिनाते हैं, भाइयों बहनों कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। तो दूसरी तरफ उन्हीं की एक सांसद कहती है कि जाति पूछना ही क्यों। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, क्यों पता करना है भाई। एक तरफ बिहार में जाकर अमित शाह जाति जनगणना की क्रेडिट लेते हैं। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला। तो दूसरी तरफ उनकी सांसद कहती है जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। एक तरफ राष्ट्रपति की जाति गिनवाती हैं और राष्ट्रपति का नाम गलत लेती है। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने, दूसरे है ना? के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। और दूसरी तरफ कहती है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। क्यों पता करना है भाई, क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? क्या भारतीय जनता पार्टी भी उसी विचार की है जिस विचार के उन्होंने अपने सांसदों को बना रखा है? या गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले जब कहते हैं कि वो उचित समय आने पर जाति जनगणना पर फैसला लेंगे, तो क्या वो कंगना रनावत से पूछ कर लेंगे? क्या कंगना रनावत का जनरल नॉलेज जो है कि वो राष्ट्रपति का नाम भी ठीक से नहीं ले पाती, इसके लिए आप कंगना को कितने नंबर देना चाहेंगे? जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने, दूसरे है ना? के.आर. नारायणन पहले थे। सॉरी। कंगना रनावत ही आरक्षण विरोधी या जाति जनगणना विरोधी हैं, या भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भारी लोग हैं, या मूलतः भारतीय जनता पार्टी का विचार यही है? क्या जाति जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर पाई? और क्या कंगना रनावत ने स्टैंड क्लियर कर दिया है, या भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है कंगना रनावत ने? कभी किसान आंदोलन के खिलाफ बोलना तो कभी आरक्षण के खिलाफ बयान देना, कभी जाति जनगणना के खिलाफ बोल देना तो कभी जनरल नॉलेज में फिसड्डी साबित हो जाना कि पहले राष्ट्रपति राम कोविंद जी थे। जब राम कोविंद जी आए। डिस्क्लेमर, ये कंगना रनावत जी का शब्द है। इस पूरे प्रकरण पर एक स्पष्ट विचार जरूरी है। आज की वीडियो में इन बयानों के जरिए उन मानसिकताओं पर विचार करेंगे जो भाजपा और आरएसएस के मूल में है। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो असल में कंगना रनावत जो एक एक्ट्रेस हैं, एक अभिनेत्री, और अभिनेत्री के लिहाज से उनका अपना एक करियर, उनके करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन वो उनका एक निजी जीवन है। लेकिन उन्होंने चुना कि वो अपने जीवन को निजी नहीं रखेंगे और सार्वजनिक भूमिका तय करेंगे। और उन्होंने भूमिका शुरू की थी मुंबई से लेकर के दिल्ली तक, ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक। कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देने का ट्वीट करना हो, तो कभी महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार से टकरा जाना हो। नाम के आगे राजपूत का नाम लगाने से नहीं, जब मुंबई में आपकी बहन के खिलाफ कांग्रेस की गुटबंदी ने मेरा चरित्र हरण किया, मैंने एक क्षत्रिय ललकार दी और कुर्सियां पलट गई। कभी ये कहना हो कि आ रही हूं मुंबई, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, और कभी ये कहना कि किसान आंदोलन में बैठे लोग देश विरोधी हैं। और ये सारा काम करते करते उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को चुना। लेकिन आज हम उन पर बहुत समय खर्च नहीं करेंगे कि वो क्या है। हां, बीजेपी ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने पहले उन्हें Y+ सुरक्षा प्रदान की। जब वो एयरपोर्ट से लेकर के सार्वजनिक जगहों पर जाती हुई दिखी तो तैश तेवर और बॉडीगार्ड के साथ घूमने लगी। समझदार लोगों को यह समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों में इन बातों को भुनाएगी। और वही साबित हुआ। हिमाचल प्रदेश की मंडी से
बीजेपी ने अपना टिकट देकर कंगना रनौत को सांसद का चुनाव लड़वाया। कंगना रनौत चुनाव जीत भी गई और चुनाव जीत करके पहली बार दिल्ली आ रही थी। एक दुर्घटना उनके साथ हुई कि एक सीआईएसएफ की महिला सुरक्षा कर्मी ने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया, ये कहते हुए कि इसने कहा था कि वहां माएं 500 रुपया लेकर बैठी हैं किसान आंदोलन में, वहां मेरी मां भी बैठी हुई थी। की 100 रुपए के लिए बैठी है लोगों में, ये बैठेगी वहां पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। चर्चा हुई, लोग खूब इस पर बातचीत किए। थप्पड़ मारना ठीक नहीं है हालांकि, लेकिन उसके बाद चीजें आगे बढ़ गई। अचानक हुआ ये कि टीवी इंटरव्यू देने का चस्का, फिर से बात कहने का तरीका, और सीधे कहना शुरू यहां से किया कि किसान आंदोलन में बलात्कार होते थे, मर्डर होते थे। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे। अचानक भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अरे ये क्या, जिस किसानों के कानून की तपस्या में कमी की बात कहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिए, लंबा आंदोलन चला, देश ही नहीं दुनिया भर में उस पर चर्चा हुई, आंदोलन था, एक आध कोई और घटना हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक दलित व्यक्ति जिसने उनके सिखों की पवित्र चीज को छू लिया था, जिसके लिए उसे बहुत निर्मम तरीके से मार डाला गया। किसी भी सभ्य नागरिक को इसका, शायद उनका नाम लखवीर था, और उसकी सबने मजम्मत की निंदा की। मनुष्य की जान से बड़ा कीमत किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बार इबादत करने में कुछ चीजों को जब कोई पवित्र मानता है तो कई बार वो इस तरह के, और दुनिया के हर धर्म में ये सब हो रहा है, कोई नारा बुलवा करके लिंचिंग कर रहा है, कोई सर तन से जुदा कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो ये दुनिया भर में हो रहा है, इसलिए अभी उसको छोड़ देते हैं। एक घटना किसान आंदोलन में ये हुई थी, इससे इनकार नहीं किया सकता, लेकिन जिस टोन में, जिस तेवर में उन्होंने ये टिप्पणी की, बीजेपी को लगा कि अरे भाई ये तो हरियाणा चुनाव हरवा देंगी। तुरंत बुलाया गया और कहा गया इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। एक चिट्ठी जारी कर दी गई कंगना रनौत जी को। यह है 2024 के बाद का बदलाव। बीजेपी अपने सांसद को यह कहती है कि आप किस मुद्दे पर बोलेंगे और किस पर चुप रहेंगी। यह बीजेपी 24 के चुनाव के बाद वाली बीजेपी है। लेकिन कंगना रनौत, उनको लगा कि बोलने से ही तो यहां तक की यात्रा तय हुई है, वो चुप रहती तो उनको टिकट क्यों मिलता, बहुत बड़े बड़े स्टार, टीवी स्टार, टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में है। तो उन्होंने बोलना जारी रखा। अब उन्होंने किसान आंदोलन पर नहीं कहा, आ गई सीधे जाति जनगणना पे। और जाति जनगणना पर एक नहीं, कई बार होता है ये, आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो हसदेव में, छत्तीसगढ़ में, आदिवासी जंगलों में पैदल चलते हुए पहाड़ पर अपने जल और जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस उन्हें वैन में भर करके उठा के एक जगह से दूसरी जगह फेंक रही है। उनकी आवाजें टेलीविजन चैनलों पर नहीं सुनाई देती। इस देश के आदिवासियों के संघर्ष के लिए इन टेलीविजनों तक, चूंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी नोएडा वाले टीवी चैनलों के हब में आ नहीं पा रहे, कोई उन्हें बुलाता नहीं, वो उनकी पहुंच यहां तक है नहीं। बेचारे आ भी जाएं तो उनको सुनेगा कौन। इस देश के दलितों के ऊपर अत्याचार, पिछड़ों, अति पिछड़ों के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार इतना हो रहा है कि मैं भी निराश और भयभीत हो जा रहा हूं। लेकिन कहां चर्चा इस पर हो रही है। लेकिन कंगना रनौत जब आती हैं, एक के बाद एक कंटिन्यू कई चैनलों को लगातार इंटरव्यू उनका लाइनअप कर दिया जाता है, लाइव चलाया जाता है। एक जगह वो बोलती हैं कि उनसे रैपिड फायर में पूछा गया क्या आप जाति जनगणना का समर्थन करती हैं, तो उन्होंने कहा ना, नहीं करते समर्थन। फिर दूसरा इंटरव्यू आता है और उस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या जातिवार जनगणना का समर्थन करती हैं, तो फिर से वो कहती हैं कि वो नहीं करती हैं समर्थन। फिर उनसे कहा गया कि क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन, ये जो पॉलिसी है, इस पर अब अचानक से कंगना रनौत का ज्ञान शुरू हो जाता है। और ज्ञान की बात तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। उसी इंटरव्यू में एक लाइन एक आती है कि देखिए, थोड़ी देर पहले वही कंगना रनौत कहती है कि जाति क्यों जाननी है भाई, क्यों जानना चाहते हैं किसी की जाति आप? हम एक्ट्रेस हैं, हम किसी की जाति नहीं पूछते। हमारे आसपास कौन काम करता है, किसी की जाति हम नहीं पूछते। अगर
ध्यान से समझिएगा, अगर आपको जाति के नाम पर अब तक की उम्र में कभी न किसी से पूछना पड़ा हो, न किसी ने आपसे जाति पूछी हो, तो याद रखिएगा 101% आप उस तबके से आते हैं जो जाति व्यवस्था के सोपान में ऊपर है, जिसे जाति व्यवस्था का शिकार नहीं होना पड़ा। नोट कर लीजिए डायरी में मेरी बात। अगर आप इस देश के पिछड़े तबके से आते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री आवास से जब आप बाहर आएंगे तो आपका घर गंगा जल से धुलवाया जाएगा, आपको एहसास कराया जाएगा कि आप शूद्र हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो मंदिर जाने पर, भले ही आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, आपका मंदिर से लौटने के बाद मंदिर धुलवाया जाएगा। अगर आप मुख्यमंत्री रहे हो बिहार के, गालियां दी गई हैं इस देश में, बिना जाति के गाली नहीं। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। और राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। यह इस देश की कड़वी सच्चाई है जाति व्यवस्था की। इसलिए अगर कोई कहे कि उससे जाति क्यों जाननी है, तो वो उस तबके से आता है जो जाति व्यवस्था का लाभार्थी समूह है, जिसे जीवन में कभी जाति के नाम पर कोई गाली नहीं दिया, जिसे जीवन में कोई इंटरव्यू में जाति के नाम पर नंबर कम नहीं किया, जिसे कोई ये नहीं कहा कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे, जिसे ये नहीं सुनना पड़ा हो। इसका मतलब कि आप उस समूह से आते हैं जो लाभार्थी समूह है जाति व्यवस्था का। इसलिए कंगना रनावत की सोच यह है कि जाति क्यों जाननी है। और ठीक थोड़ी देर बाद कंगना रनावत कहती हैं कि मोदी जी ने पहले राष्ट्रपति दलित को बना दिया राम कोविंद जी। अब एक तो ये पता नहीं, महामहिम राष्ट्रपति, देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, प्रथम नागरिक को कोविंद जी कह रहे हैं। अरे भाई, इस तरह नहीं किसी को बोलना चाहिए। आपको नहीं आता बोल देती कि कोई एक दलित राष्ट्रपति बनाए थे, आपको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था। उनका नाम महामहिम रामनाथ कोविंद है, और राम कोविंद बोल दिया। तुरंत गनीमत है कि पत्रकार ने एक लाइन कहा, नहीं वो दूसरे थे, क्योंकि पहला वाला जब बनाया गया था तो इतना हल्ला नहीं मचाया गया था। के.आर. नारायणन, महामहिम के.आर. नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति थे। फिर अचानक उन्हें लगा, ओहो गलती, सॉरी। अचानक एक सॉरी में काम चल गया, और मेरिट की बात करके यही कंगना रनावत ट्विटर पर आरक्षण विरोधी कमेंट कर चुकी है। ट्विटर पर इसका एक ट्वीट वायरल हुआ था कि मेरिट की हत्या होती है अगर आप आरक्षण जाति के नाम पर देते हैं। और कंगना रनावत की मेरिट यह है कि राष्ट्रपति का नाम तक गलत बोला, और दूसरे उसे यह नहीं पता है कि पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे। और आज की तारीख में वो देश की चुनी हुई सांसद प्रतिनिधि है। और उस कंगना रनावत ने जाति क्यों पूछनी है, जाति क्यों जाननी है, जाति हम नहीं पूछते, तुरंत थोड़ी देर बाद बता रही है कि पहले दलित राष्ट्रपति मोदी जी ने बना दिया। एक तरफ आप यही सवाल जब इस देश के सोशल जस्टिस के लोग कहते हैं कि कास्ट सेंसस एनिलेशन ऑफ कास्ट का फर्स्ट स्टेज है, तो वो नादान कहते हैं कि एक तरफ ये जाति के खात्मे की बात करते हैं, फिर जाति गिनने की बात करते हैं। अरे भाई, जाति गिनोगे तब जाति के नाम पर गैर बराबरी खत्म करने की पॉलिसी बनाओगे। तो जब तक गिनोगे नहीं तब तक पॉलिसी कैसे बनाओगे, और अगर पॉलिसी नहीं बनाओगे तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म कैसे होगा, कम कैसे होगा, और जब तक डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा तब तक जाति खत्म कैसे होगी। कॉमन सेंस, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी याद आया? तो क्रोनोलॉजी ये है कि एनिलेशन ऑफ कास्ट का फर्स्ट स्टेज है कास्ट सेंसस। डियर कंगना रनावत, अगर आपको यह बात नहीं पता तो हम आपको ट्यूशन देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आपको थोड़ा होमवर्क करके आना होगा। होमवर्क नंबर 1, भारत का संविधान पढ़ना होगा। होमवर्क नंबर 2 कि आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) क्या कहता है, रिजर्वेशन क्यों लाया गया। मोदी जी को अगर आप अपना गुरु मानेंगी तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि मोदी जी चुनावी नेता हैं। वही मोदी जी जिनको आप कोट कर रही हैं कि मोदी जी ने जैसे कहा कि जाति तो नहीं होनी चाहिए, जाति केवल क्या है, गरीब अमीर, महिला पुरुष, किसान मजदूर, युवा। अरे ये मोदी जी हैं। जितना कपड़ा दुनिया में मोदी जी ने नहीं बदला होगा उतना बात बदली है उन्होंने।
2013 तक जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो अपनी जाति नहीं बताए थे। हालांकि 2001-2 में खुद मुख्यमंत्री रहते, पहला काम किया अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करा लिया। और जब प्रधानमंत्री बनने आए तो देश को चीख चीख के बताने लगे, मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। वोट चाहिए था ना ओबीसी का। फिर उसके बाद 19 में बोला, मैं अति पिछड़ी मां का बेटा हूं। और उसके बाद जब 2020, 21, 22, 23 तक आते आते ये हुआ कि जाति जनगणना होनी चाहिए, किसकी कितनी संख्या है, किसको कितना शिक्षा मिली, किसको कितना रोजगार मिला, किसके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, फ्रिज है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, बीमारी है, बेकारी है, पता तो चले। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीने को मजबूर हैं, तो वो कौन है? और 1% लोगों के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है, तो वो 1% कौन है? देश में पता तो चले। सड़क बनानी होती है तो पहले पता करते हैं कि सड़क कहां नहीं है और कहां है। जहां सड़क है उसी के ऊपर सड़क नहीं बनाते, जहां सड़क नहीं है पहले उसकी खोज करते हैं, आंकड़े जुटाते हैं। डियर कंगना, ये बेसिक होमवर्क कर लेना चाहिए। और आप मोदी जी को अपना गुरु मान रहे हो, तो वो मोदी जी जब जाति जनगणना की बात हुई तो गिनाने लगे कि गरीब अमीर ही जाति होती है। आपको ये तो याद रहा। कुछ दिन बाद जब वही मोदी जी संसद में खड़ा होकर कह रहे हैं, ये आजकल ओबीसी पूछ रहे हैं, इनको इतना बड़ा ओबीसी नहीं दिख रहा। ये बताइए कौन सी चीज है डियर कंगना? अच्छा डियर कंगना, मुझे अचानक याद आया कि आप शायद राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं। ट्विटर पर जब झगड़ा हो रहा था कुछ दिन पहले, जब आप टिकट लाने के लिए खूब अनाप शनाप ट्विटर पर लिखती थी, शायद आपने राजपूत जाति पर कोई ट्वीट किया था। आप जाति तो मानती नहीं, तो आपको यह पता कैसे कि आप राजपूत हैं, बिष्ट हैं कि क्या हैं? और आपको अपनी जाति पर अहंकार है और उसके बाद कहते हो जाति नहीं गिननी चाहिए। ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। तो मोदी जी को आप कॉपी करते हो। मोदी जी तो जब मौका मिलता है अपनी जाति बताते हैं, उपराष्ट्रपति की जाति बताते हैं, राष्ट्रपति की जाति बताते हैं। वही बीजेपी बताती है सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री हमने बनाया, सबसे ज्यादा दलित मंत्री हमने बनाया। ये बीजेपी यही वाली। मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री, जोर से बोलो कितने मंत्री? 27 मंत्री। अरे भाई, जब सबकी जाति बता रहे हो और तुम्हारा अनुराग ठाकुर संसद में खड़ा होकर राहुल गांधी की जाति पूछ रहा है, जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, तो भाई पूरा देश की जाति क्यों नहीं बीजेपी पूछेगी? और कंगना रनावत, आपने मोदी जी को कोट करके असल में मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप योगी को कोट की थी तब तो समझ में आ रहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इतना जहरीला बयान बांटा कौन डियर कंगना? कास्ट सिस्टम बनाया किसने डियर कंगना? कास्ट सिस्टम के नाम पर बांटा किसने? मंदिर में जाने से रोका किसने? सड़क पर चढ़ने से मारा किसने? कंगना, मेरा YouTube चैनल देखना, कल मैंने परसों उस पर एक वीडियो बनाई है। 1893 ईस्वी में अय्यंकाली केरल के तिरुवनंतपुरम में, वहां के आसपास अय्यंकाली बैलगाड़ी लेकर के सड़क पर दौड़ते हैं, जिस सड़क पर चलने के लिए पुलायार नामक अछूत जाति को सवर्ण हिंदुओं ने मना कर रखा था। नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला, पेरियार, फूले, अंबेडकर। थोड़ा होमवर्क करने के लिए इसीलिए कह रहा हूं, इन सब को पढ़ के आना पड़ेगा, तब मैं एडमिशन लूंगा, क्योंकि तुम्हें बेसिक भी नहीं आता। और डियर कंगना, ये केवल आपकी समस्या नहीं है, ये पूरे देश में जो भी जातिवादी लोग हैं वो पढ़ते नहीं। उन्हें बटेंगे तो कटेंगे याद रहा, बांटा किसने उन्हें बेसिक नहीं पता। किसने जाति व्यवस्था बनाई? किसने मंदिर में जाने से रोका? किसने सड़क पर चलने से रोका? किसने तालाब में पानी पीने से रोका? किसने गंगा जल से मुख्यमंत्री का घर धुलवाया? किसने राष्ट्रपति को जो है रामनाथ कोविंद जी को, ना कि राम कोविड को, आप ये अपमान न करें देश का। रामनाथ कोविंद जी जब महामहिम थे तो उन्हें मंदिर में जाने से क्यों रोका? गूगल करके पढ़ना। यह है जाति व्यवस्था। और तुम जाति जनगणना नहीं कराओगे तो मैं तो बीजेपी को फंसा दिया।
बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह बिहार में जाते हैं और वो वहां कहते हैं कि बिहार में जाति जनगणना तब हुई जब बीजेपी जाति जनगणना वाले कैबिनेट में शामिल थी। तो बिहार की जाति जनगणना कराने की क्रेडिट किसकी? गृह मंत्री अमित शाह के अकॉर्डिंग बीजेपी की। तो जाति जनगणना के फेवर में कौन? बीजेपी। गृह मंत्री का कुछ दिन पहले बयान क्या आया कि हम उचित समय आने पर जाति जनगणना कराएंगे। और डियर कंगना, तुमने कह दिया जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। ये जेपी नड्डा जी बुलाए कि अब आपको चिट्ठी से तो मान नहीं रही हो, तो अब जर लगता है घर बुला के ये कहा गया कि आप इन मुद्दों पर नहीं बोलेंगे। लेकिन देश की राजनीति अब एक साफ तस्वीर देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक आरक्षण विरोधी, एक जाति जनगणना विरोधी, एक बहुजन विरोधी मानसिकता के लोगों का अड्डा बन गई है, जिसकी पहली प्रवक्ता अब आज की तारीख में कंगना रनावत है। अब जरा आरएसएस और बीजेपी को साफ करना चाहिए कि जाति जनगणना के विरोधी है बीजेपी भी, और अगर विरोधी नहीं है तो अब तक कंगना रनावत के बयान पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? और अगर जाति जनगणना के समर्थक हैं तो कंगना पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर विरोधी हैं तो यह बात देश की जनता भी तो समझ रही है। वोट लेने के समय ओबीसी बन जाएंगे प्रधानमंत्री जी, जाट बन जाएंगे उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबकी जातियां बताई जाएंगी, मुख्यमंत्रियों की गिनती कराई जाएगी। और अब जाति जनगणना की बात आएगी तो उसका विरोध खुलेआम किया जाएगा। अब पूरे देश के एससी, एसटी, ओबीसी एकजुट होकर के कंगना रनावत जी को बधाई देंगे कि जो बीजेपी जाति जनगणना विरोधी है लेकिन बोलती नहीं थी, कंगना रनावत जी ने टेलीविजन चैनलों पर लाइव आकर के बोल दिया कि बीजेपी के लोग जाति जनगणना विरोधी हैं। और जाति जनगणना विरोधी अगर बीजेपी है तो बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा, डियर प्राइम मिनिस्टर को इसका जवाब देना पड़ेगा, जेपी नड्डा को इसका जवाब देना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा अमित शाह जी को कि बिहार में जाकर वो जाति जनगणना की क्रेडिट क्यों लिए, और क्यों अभी उन्होंने बयान दिया था कि उचित समय आने पर जाति जनगणना भी कराएंगे। जाति जनगणना इस देश की, राष्ट्र की तरक्की का सबसे बड़ा एक्सरे है। जाति जनगणना से पता चलेगा कि गरीब में कौन, डियर कंगना, कौन गरीब, कौन है भूखी, भूखमरा कौन है, कौन बीमार है, कौन बेकार है, कौन अशिक्षित है, कौन कमजोर है, और कौन मलाई पे मलाई खाते जा रहा है। इसलिए सामान्य ज्ञान की तैयारी अगर होगी तब जाकर के पढ़ाई आगे की होगी। तो 2 होमवर्क हमने दिया, पहला भारत के संविधान को पढ़ना है और दूसरा मंडल कमीशन की सिफारिशों को पढ़ के आना है कंगना। और यह भी पढ़ के आना कि 2010 में जब संसद में जाति जनगणना पर बातचीत हो रही थी तो पूरी बीजेपी जाति जनगणना का समर्थन कर रही थी, और मरहूम गोपीनाथ मुंडे, हुकुमदेव नारायण यादव, कई बीजेपी के सांसद संसद में खड़े होकर जाति जनगणना कराओ और तुरंत कराओ का भाषण दे रहे थे। और आज की बीजेपी कंगना रनावत वाली बीजेपी है जो जाति जनगणना नहीं चाहती, आरक्षण की विरोधी है, सामाजिक न्याय की विरोधी है। उसे पता ही नहीं कि अंबेडकर साहब की किताब क्या है, लोहिया की किताब क्या है। वो जाति को मानती ही नहीं, और यह है बीजेपी का असली चेहरा जो लोगों के बीच आ गया, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने इन बयानों की न तो पुष्टि की है और न विरोध किया है। तो इसका मतलब मूक समर्थन इसी बात का है। आरएसएस और बीजेपी का यही विचार है। आपका क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या कंगना रनावत ने बुरी तरह से बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है, या बीजेपी का काम आसान कर दिया है कि बीजेपी जो सोचती है वो कंगना जैसे लोगों के जरिए जनता तक चला भी जा रहा है, कोर वोटर कंसोलिडेट भी हो रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी के टॉप लीडर चुप रहते हैं ताकि वो सबको भ्रम में डाले रहें, एससी, एसटी, ओबीसी को भी भ्रम में डाले रहें कि हम तुम्हारे भी हैं। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कंगना का इंटरव्यू न देखे हो तो जरूर देखिए, क्योंकि नए भारत के, अमृतकाल के भारत के ये हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जो संविधान विरोधी और सामाजिक न्याय विरोधी बातें खुलकर बोलते हैं, और जिनका सामान्य ज्ञान किसी छोटे बच्चे से भी
गया गुजरा है। और अच्छी बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो कोई सांसद कंगना रनावत हो या बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, वो उनकी राजनीति है, वो करते रहेंगे। मगर आप अगर इस देश के 90% समाज के बीच से आते हैं, आपके बच्चों को शिक्षा और रोजगार चाहिए, आपको इस देश में हक हिस्सा चाहिए, तो पता तो करना पड़ेगा कि किसको कितना हिस्सा मिला और किसको नहीं मिला। तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम जागते रहिए कि कोई ऐसे लोग सत्ता में सबसे ऊपर तो नहीं बैठ रहे जो जाति जनगणना विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं। और अगर इन बातों को आपको पता ही नहीं है तो बधाई हो, आप अमृतकाल के भारत के लिए तैयार किए जा चुके हैं। और अगर आपको पता है तो मुखर विरोध करिए कि जाति जनगणना विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, संविधान विरोधी लोगों को हम देश की राजनीति की अगुवाई नहीं दे सकते। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मंडल कमीशन पर कई वीडियो मैंने बनाई है, जाति जनगणना पर वीडियो बनाई है। अभी इसलिए उस पर बात नहीं किया क्योंकि आप थोड़ा वक्त निकाल करके उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन क्या है, आरक्षण का मतलब क्या है। ये होमवर्क करिए ताकि आप और आपके बच्चे, उनका जनरल नॉलेज अच्छा रहे। आपको बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे सामाजिक न्याय और समता, न्याय, बंधुता और बराबरी का भारत बनाने वाले किसी विषय पर बातचीत करके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।